हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एसएस टज़ू को स्लेडी मोस्टर से जानने को मिलता है कि 7 मरीडेंस की ऐसी हालत 10,000 साल पहले हुई एक अजीब सी स्नोफॉल की वजह से हुई थी। उस स्नोफॉल की वजह से 7 मरीडेंस के सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से अचानक ही मोस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और इसी के साथ वहाँ पे एक आंख वाले हाफ टकली की एंट्री होती है, जो कि एसएस टज़ू को अपने साथ अपने टाइयू होली क्लैन में चलने के लिए कहता है, जिसपे एसएस टज़ू भी कुछ सोचते हुए उसके साथ उसके होली क्लैन की तरफ निकल गए थे। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ रास्ते में वो हाफ टकला एसएस टज़ू को बताता है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले आई एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचने के लिए हमने अपने छोटे से वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जो कि होली क्लैन के मास्टर का 7 मरीडेंस के लोगों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और हम 7 मरीडेंस के बहुत सारे लोगों को बचाते हुए अपने छोटे से वर्ल्ड के अंदर ले भी आए थे, जो कि अब सभी यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं। और अब तो हम सभी लोगों ने यही समझ लिया था कि अब हम सभी लोगों की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चलने वाली है। पर हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को अचानक ही एक दिन इस तरह से 7 मरीडेंस के अंदर आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और इसी तरह वो हाफ टकला बातें करते करते उन सभी लोगों को लेकर अपने क्लैन के सामने आ गया था, जिसको देखकर वो छोटा बच्चा वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। वो भागकर आगे जाने ही लगा था कि तभी उसकी माँ उसे वहाँ पे रोक लेती है। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे उस क्लैन के सामने पहुंचते हैं, तो उन सभी को वहाँ पे बहुत ही खतरनाक रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो टकला जानबूझ के वहाँ पे इग्नोर करते हुए एसएस टज़ू और बाकी सभी को अंदर आने के लिए कहता है। और जैसे वो सभी लोग उन बड़ी बड़ी दीवारों को पार करते हुए उसके अंदर आते हैं, तो उस जगह को मूल वाकई बहुत ज्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो एरिया एक मार्केट टाइप एरिया था, जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए आपस में कॉफी के मजे उड़ा रहे थे। और वो सभी की सभी आपस में बातें करते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन सभी की नजर वहाँ पे एसएस टज़ू और उनके साथियों के ऊपर पड़ती है, तो वो सभी अचानक ही वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गए थे, जैसे उन लोगों ने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। वहीं एसएस टज़ू अपने साथियों के साथ धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग तो वहाँ पे अभी भी उसी तरह से खामोशी से उन सभी को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर बनने को कहता है कि ये सभी लोग हम लोगों को देखकर इस तरह से अचानक चुप क्यों हो गए। और तभी अचानक ही उनमें से एक कल्टीवेटर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो वाकई सच है? ये सभी तो मुझे 7 मरीडेंस के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये कहकर वो कल्टीवेटर भागकर एसएस टज़ू और उनके साथियों की तरफ जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे वहाँ पे बैठे हुए बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी भागकर उसी तरफ जाने लगे थे। और देखते ही देखते उन सभी लोगों ने वहाँ पे एसएस टज़ू और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद वो सभी एक साथ एसएस टज़ू और उनके साथियों से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, तुम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से होते हुए यहाँ तक कैसे आ गए? क्या बाहर जाने का रास्ता खुल गया है? क्या अब हम लोग भी बाहर जा सकते हैं? क्या तुम लोग हमें बता सकते हो कि अब आउटसाइड वर्ल्ड कैसा है? प्लीज हमें सब कुछ पूरी डिटेल में बताओ। और ये कहकर तो वहाँ पे उनमें से कुछ लोग एसएस टज़ू और उनके साथियों को अपने साथ घर भी चलने के लिए कहने लगे थे। और इस वजह से वो सभी वहाँ पे आपस में ही लड़ने लग गए थे, जो देखकर बनने को लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि ये सभी लोग हम लोगों को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों दिखाई दे रहे हैं। जिसपे निंगयू कहती है कि शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि इन लोगों ने पिछले काफी लंबे समय से किसी आउटसाइडर को नहीं देखा, शायद इसलिए ये आप सभी लोगों को देखकर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और ये कहकर निंगयू खुद भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहती है, पर ये लोग तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। तभी वो हाफ टकला वहाँ पे सभी लोगों को चुप करवाते हुए कहता है, ये हमारे खास मेहमान है जिन्हें मैंने यहाँ पे अपने क्लैन मास्टर के साथ मिलवाने के लिए इन्वाइट किया है, तो इसलिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि ये आप सभी में से किसी के साथ भी नहीं चल सकते, इसलिए आप सभी लोग वापस अपने अपने घरों में जा सकते हैं। उस हाफ टकली की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं, नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सभी लोगों के बहुत सारे सवाल है जो कि हम इन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स से पूछना चाहते हैं, उसके बावजूद भी तुम इन लोगों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? जिसपे एक दूसरा पर्सन भी पहले वाले पर्सन की हम यहाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हम पिछले 10,000 सालों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, और आज जब हमें अपनी बोरियत खत्म करने के लिए कुछ नए इमॉर्टल फ्रेंड्स मिले हैं, तो तुम उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जिसपे वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी उस हाफ टकले के खिलाफ हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पे क्लैन मास्टर यूनटियन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड में अपने लोगों से कहता है, ये तुम सभी लोग हमारे मेहमानों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो? और यूनटियन का वहाँ पे इतना ज्यादा दबदबा था कि सभी लोगों से देखते ही वहाँ पे पीछे हटने लगे थे। इवन वो हाफ टकला भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर यूनटियन को ग्रीट करता है। तभी यूनटियन एसएस टज़ू के सामने पहुंचकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैं टाइयू होली क्लैन के लीडर यूनटियन हूँ, और अपने लोगों के इस अजीब से बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सभी लोगों ने पिछले काफी लंबे समय से किसी आउटसाइडर इमॉर्टल कल्टीवेटर को नहीं देखा। प्लीज आप सभी मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आए, मैं आप सभी को अपने कोर्ट यार्ड में लेकर चलता हूँ। हम सभी लोग वहीं पे बैठकर बातें करेंगे। जिसपे एसएस टज़ू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए यूनटियन के साथ जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इस बीच वहाँ पे बैठे हुए एक लड़की एसएस टज़ू और उनके साथियों को काफी गौर से देख रही थी, और वो भी वहाँ पे चुपके से उनका पीछा करते हुए यूनटियन के कोर्ट यार्ड की तरफ ही जाने लगी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनटियन के कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनटियन एसएस टज़ू और उनके साथियों को एक घर के अंदर ले जाते हुए कहता है, ये घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। प्लीज अब आप सभी अंदर आते हुए यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर ले। यूनटियन की ये बात सुनकर वो सभी भी वहाँ पे यूनटियन के घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो छोटा बच्चा एक बार फिर से उस घर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो वहाँ पे मौजूद चीजों के पास जाकर उन्हें बहुत ही गौर से देखने लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा था। वही उसके माँ उसे वहाँ पे साथ साथ संभाल रही थी। जैसे जब
हमारे घर में मेहमानों के बच्चे आते हैं तो वह चीज को छेड़ते हैं और उनकी माएं भी बस दिखावे के लिए उन्हें मना करती रहती हैं। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? कमेंट करके जरूर बताना। तभी यूनटियन वहाँ पे अपने चाय का कप भरते हुए कहता है, मैंने आप सभी के लिए अपने क्लैन की सबसे बेस्ट स्पेशल टी तैयार करवाई है, प्लीज आप इसे टेस्ट करते हुए इसके मजे उठाइए। यूनटियन की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे एसेस्टाज़ू के लिए टी का कप भरने लगती है, लेकिन एसेस्टाज़ू ने अभी के लिए वहाँ पे उस टी को पीने से मना कर दिया था, जो देखकर यूनटियन एसेस्टाज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, मैं कुछ बातें जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो क्या प्लीज आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? जिस पे बर्निंग क्रो उससे कहता है, कौन से सवाल, आप क्या पूछना चाहते हो? बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर यूनटियन एक स्माइल के साथ उनसे सवाल करते हुए पूछता है, 7 मरीडेज का टेलीपोर्टेशन एरिया तो पिछले काफी लंबे समय से खराब है, तो फिर आप लोग उस टेलीपोर्टेशन एरिया से होते हुए यहाँ तक कैसे चले आए? मैं बस आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि उस टेलीपोर्टेशन एरिया की डैमेज होने के बावजूद भी आपने उसे कैसे यूज कर लिया? जिस पे बर्निंग क्रो यूनटियन को कोई जवाब देने ही वाला था, लेकिन निंगयू उसे बीच में ही काटते हुए खुद यूनटियन से कहती है, हम लोग असल में यहाँ पे नहीं आना चाहते थे, हम लोग तो गलती से यहाँ पे आ गए, पर अब हम लोग भी वापस जाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि हम लोगों को भी वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पर हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे क्लैन के लोग ये नोटिस करेंगे हम काफी लंबे समय से वापस नहीं आए हैं, तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर चले आएंगे और उन लोगों के यहाँ पे आते ही हमें वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। निंगयू की ये बात सुनकर यूनटियन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो तो ऐसी बात है, और ये कहकर वो वहाँ पे उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, जब तक आपके साथी नहीं आ जाते तब तक आप लोग यहीं पे रुक कर रेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बस मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये कहकर यूनटियन उन्हें वहीं पे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जाते जाते उस लेडी मॉन्स्टर और उसके बच्चे को काफी गौर से देख रहा था, और उन्हें देखते हुए वहाँ पे उसके फेस के ऊपर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी, जिसका मतलब था कि यूनटियन के इरादे यहाँ पे बिल्कुल भी नेक नहीं है। खैर यूनटियन के जाने के बाद बर्निंग क्रो वहाँ पे एसेस्टाज़ू से कहता है, बॉस मुझे तो इस जगह पे कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मली दिखाई दे रहा है, इवन मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए भी यहाँ पे चेक करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। जिस पे एसेस्टाज़ू अपने चाय का कप वहीं पे रखते हुए बर्निंग क्रो से कहते हैं, इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही लड़की जो एसेस्टाज़ू और उनके साथियों के ऊपर नजर रखे हुए थी, वो वहाँ पे काफी तेजी से एसेस्टाज़ू वाले कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस लड़की के अंदर से एक आदमी की आवाज आ रही थी, जो उस लड़की से कह रहा था, क्या तुम पागल हो गई हो? यूनटियन ने तुम्हें मार्केट के अंदर देख लिया था और अब तो उसे पक्का यकीन हो गया होगा कि तुम यहाँ पे आने वाली हो, फिर भी तुम इतना बड़ा रिस्क लेते हुए वहाँ पे क्यों जा रही हो? तुम जानती हो ना कि अगर यूनटियन को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देगा। जिस पे वो लड़की अपनी बॉडी के अंदर से आ रही उस आवाज से कहती है, क्या तुमने आज उन्हें मोटर कल्टीवेटर्स को नहीं देखा था? क्या तुम उनके बारे में नहीं जानना चाहते? और क्या तुमने देखा नहीं था कि उनके साथ जो वो लड़का था वो कितना ज्यादा हैंडसम था? उसका चेहरा तो अभी तक भी मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा। और ये कहकर वो आदमी जिसका नाम वन नियांग था वो उससे कहती है, वन नियांग मैं वाकई उस लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ और उसके साथ ढेर सारी बातें भी करना चाहती हूँ, और बातें करने के बाद मैं उसे कच्चा खा जाऊंगी, उसे खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। तभी अचानक ही वहाँ पे उस लड़की को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और एक बार फिर से वहाँ पे उसके अंदर से आवाज आती है जो उस लड़की से कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए उन लोगों को खाना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। क्या तुमने उन लोगों के साथ उस बर्ड को नहीं देखा था? वो बर्ड रियल में एक डीमन किंग बीस्ट था जो कि पलक झपकते ही तुम्हें खत्म कर सकता है, और उनके साथ जो वो लड़की थी वो भी मुझे कम ताकतवर नहीं लग रही थी, और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस तो खुद वो लड़का था, मैं तो उसकी पावर को देख ही नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ। और ये कहकर वन नियांग उस लड़की की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए उसे वहाँ से वापस ले जाने की कोशिश करता है, जिसपे वो लड़की दोबारा वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल वापस लेते हुए उस लड़के से कहती है, मैं इतनी दूर आकर पीछे कैसे हट सकती हूँ, और हो सकता है उन लोगों से मुझे यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता मिल जाए। जिसपे वो लड़का वन नियांग चलाते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे वो लड़की भी चलाते हुए कहती है, नहीं मैं उनसे मिले बगैर तो नहीं जाने वाली। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे आपस में ही झगड़ने लगे थे, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा ड्रामा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भूत ने उस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया हो। और तभी वो लड़का वन नियांग चलाते हुए उस लड़की से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहाँ से वापस चली जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जिसपे वो लड़की कहती है, नहीं प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दो। लेकिन वो लड़का वन नियांग था कि मान ही नहीं रहा था, इसलिए वो लड़की वहाँ पे गुस्से से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच नीचे जमीन पे मारते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, ये मेरी बॉडी है और मैं जो चाहूँ अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उस लड़की के ऐसा कहते ही वन नियांग उसकी बॉडी से गायब हो गया था। पर वहाँ पे इतना ज्यादा शोर सुनकर एसेस्टाज़ू और उनके डिसेबल्स भी बाहर आ गए थे, और बर्निंग क्रो वहाँ पे ये सब देखते हुए कहता है, मैं पहली बार किसी को खुद से ही लड़ते हुए देख रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेस्टाज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, वो आखिर इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे इस तरह से पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही थी? वहीं जैसे ही उस लड़की की नजर वहाँ पे एसेस्टाज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है तो अचानक ही वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उनसे पीछे हट गई थी, और पीछे से बहुत ही तेजी से दोबारा उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि उसके सामने खड़ा पर्सन कोई आम पर्सन नहीं है, बल्कि खुद हेल गॉड है, जो कि चुटकियों में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए वो लड़की वहाँ पे उनके करीब ही पहुंच पाती उससे पहले ही एसेस्टाज़ू ने सिर्फ अपने इशारे से ही उस लड़की के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो लड़की वहाँ पे नीचे जमीन के साथ चिपक गई
गई थी और ऐसा होते ही उसे दोबारा वहाँ पे दौरे पड़ने लगे थे और वहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का मुस्टर वहाँ पे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और एसेस्टर ज़ू उसको देखते हुए वहाँ पे काउंटिंग करने लगते हैं। और अभी एसेस्टर ज़ू वहाँ पे सिर्फ 6 पे ही पहुंचे थे कि तभी एसेस्टर ज़ू को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो देखकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं इंटरेस्टिंग, ये तो मेरी सोच से ज्यादा जल्दी आ गया। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बनने करो वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए एसेस्टर ज़ू से पूछता है, बॉस ये सब आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और अभी बनने करो वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी पीछे से अचानक एक स्पिरिचुअल चेन उड़ते हुए आकर उस लड़की को वहाँ पे अपने अंदर जगह लेती है और इसी के साथ वहाँ पे यूनियन की एंट्री होती है, जो कि गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को यहाँ पे आकर मेरे टाइयो होली क्लास के रूल्स को तोड़ने की। और तभी वो वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के सामने आकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। असल में पिछले हजारों सालों से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं गया, जिसकी वजह से इन सभी की मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि ये आज रात कुछ ऐसा करने वाली है तो मैं इसे पहले ही रोक देता। मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर से माफी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए इस लड़की को माफ कर देंगे। जिस पे एसेस्टर ज़ू स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियन उस लड़की को पकड़ते हुए अपने साथ अपने पैलेस में ले आया था और वहाँ पे वो लड़की यूनियन से रैम की भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और तभी उस लड़की की बॉडी से एक बार फिर से उसी आदमी की आवाज आती है, जो उन लोगों से कहता है, ये बिल्कुल सच कह रही है, इसके ब्याह से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगली बार ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अगर ये मर गई तो इसके साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा, पर मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरे लिए इस लड़की को माफ कर दे। जिस पे मास्टर यूनियन गुस्से से उससे कहते हैं कि आज इसने जो हरकत की है वो मेरे सारे प्लान को खराब कर सकती थी और ऊपर से इस लड़की ने मेरी चीज के ऊपर नजर रखने की कोशिश की, जो कि माफी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और ये कहकर यूनियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेन की मदद से उस लड़की को वहाँ पे थंडर लाइटनिंग के झटके देने लगा था और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने लोगों को ऑर्डर्स देते हुए कहता है, आपसे तुम सभी लोगों ने मोटल कल्टीवेटर्स की एक एक मूवमेंट के ऊपर ध्यान दोगे। जिसपे वो सभी वहाँ पे यूनियन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके मास्टर। लेकिन तभी वो हाफ टकला आगे बढ़ते हुए मास्टर यूनियन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप उन सभी को बंदी बनाकर भी तो उनसे सब कुछ उगलवा सकते हैं, तो फिर आप इस तरह से डायरेक्ट एक्शन न लेते हुए उन्हें इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं। जिसपे यूनियन एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हम लोग इन लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा रोमन्स करते हैं, पहले हम इन लोगों को अच्छी तरह से खिलाए पिलाएंगे और इनसे सारी सच्चाई उगलवाएंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। इस तरह उन्हें खाने में जो मजा आएगा वो डायरेक्ट खाने में कहा है। मास्टर यूनियन का ये प्लान सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो हाफ टकला वहाँ पे मास्टर यूनियन की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर आप वाकई हमारे लीडर कहलवाने के लायक है, क्योंकि आपकी सोच हम सभी से बहुत ज्यादा आगे है। तभी यूनियन वहाँ पे एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए कहता है, जब से वो सभी मोटल कल्टीवेटर्स यहाँ आए हैं तब से यहाँ पे एक अजीब सी खुशबू फैल गई है, जो कि मुझे बार बार उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी जाकर उन सभी को खा लूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अभी तो मुझे उन लोगों की मदद से उस टेलीपोर्टेशन एरे का राज जानना है कि आखिर वो लोग उस डैमी टेलीपोर्टेशन एरे से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। एक बार मुझे उस टेलीपोर्टेशन एरे का राज पता चल जाए, उसके बाद 7 मरीडियंस की तरह 8 मरीडियंस और 9 मरीडियंस के ऊपर भी हमारा राज होगा। ये सुनकर वो हाफ टकला वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर यूनियन की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर आपका ये प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस तरह से तो हमें बहुत सारा नया खाना खाने को मिलेगा, पर अभी के लिए इस लड़की का क्या करना है। जिसपे मास्टर यूनियन वहाँ पे अपने लोगों से कहता है कि ये आज हमारे प्लान की पहली पार्टी है, इसलिए सभी मिलकर इसे खाते हुए मजे उठाओ। मास्टर यूनियन की ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी के सभी वहाँ पे मास्टर यूनियन का शुक्रिया अदा करने लगे थे। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे उस लड़के को खाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की भी वहाँ पे जमीन पे रेंगते हुए उनसे दूर हटने लगे थे, पर वो वहाँ पे ज्यादा देर उनसे नहीं बच पाती और देखते ही देखते उन लोगों ने वहाँ पे चारों तरफ से उसे घेर लिया था, जो देखकर वो बेचारी लड़की वहाँ पे उनसे रैम की भीख मांगने लगी थी। पर उन सभी लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल दरिंदों की तरह उसे चीर फाड़ के वहाँ पे मजे से खाने लगते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस लड़की के खून की वजह से वो पूरा फ्लोर गीला हो गया था। वहीं हम मास्टर यूनियन को देखते हैं, जो कि अपने मन में कुछ सोचते हुए खुद से ही कह रहा था, एक बात तो बतानी मैं तुम्हें भूल ही गया कि मोटल कल्टीवेटर्स के अलावा भी एक और बात मुझे सरप्राइज कर रही है। और इससे आगे मास्टर यूनियन कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक ही उसे भी वहाँ पे सेम उस लड़की की तरह दौरे पड़ने लगे थे, जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का मोस्टर भी बाहर आने के लिए तड़प रहा है। जो देखकर यूनियन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, ओ तो तुम अभी तक भी जिंदा हो मेरी लवली वाइफ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और इसी कमाल और ड्रामने सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब इन सभी लोगों के अंदर ये मोस्टर्स वाला क्या चक्कर है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।